सभी प्रिय विद्यार्थियों का यूट्यूब ज्ञानोदय एजुकेशन ग्रुप पर हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जिन्हें अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको कक्षा 12 भूगोल की प्रत्येक क्लास समय पर प्राप्त हो सके। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12 की भूगोल की चर्चा अपन करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अपन सबसे पहले इसके पहले पाठ की चर्चा करेंगे, और पहला जो इसका पाठ है वह है मानव भूगोल। और मानव भूगोल के अंतर्गत भी हम इसके पहले पाठ की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। तो चलो दोस्तों, देखिए विद्यार्थियों, अपन पहले पाठ की चर्चा करते हैं। पहले पाठ में खंड अ के अंतर्गत मानव भूगोल की से संबंधित अपने को चर्चा करनी है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अपन मानव भूगोल के अर्थ के बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो अर्थ है दोस्तों, भूगोल पृथ्वी के भौतिक एवं मानवीय तत्वों का अध्ययन करता है। भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। तो देखो, मानव भूगोल का महत्वपूर्ण जो अर्थ बताया गया वह क्या है? भूगोल पृथ्वी के भौतिक एवं मानविक तत्वों का अध्ययन करता है, अर्थात भौतिक और मानवीय, अर्थात प्रकृति के द्वारा जो बनाए गए तत्व और मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए तत्वों का अध्ययन करना ही भूगोल है। और साथ में भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, जिनमें से पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानविक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाएगा, और मानविक भूगोल के अंतर्गत या मानव भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो संबंध बने हुए हैं मानव के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर स्थान विशेष पर घटित होने वाले मानवीय परिघटनाओं के वितरण व उनके घटित होने के कारणों का भी अध्ययन करेंगे। तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, विश्व की विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाएगा। अब हम मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में चर्चा विमर्श करते हैं। तो मानव समाज और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है कि मानव भूगोल है। मानव भूगोल में मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों तथा उससे उत्पन्न भूदृश्यों एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको मानव भूगोल की बहुत ही सटीक परिभाषा शॉर्ट में लिखी हुई है कि मानव समाज और पर्यावरण के बीच एक पारस्परिक संबंध है। कहने का मतलब एक कड़ी है जिससे ये दोनों जुड़े हुए हैं। मानव भूगोल में मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंध से उत्पन्न होने वाले भूदृश्य तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण मानव भूगोल की परिभाषा है। यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूँ, कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों या भूगोल वेताओं के द्वारा कुछ सामान्य परिभाषाएं दी गई है। उन परिभाषाओं की भी अपन चर्चा कर लेते हैं, जिनमें से सबसे पहले रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कहने का मतलब रेट जेल ने ये कहा था कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातलों के बीच जो संबंध है, धरातल पर जो संबंध है मानव और धरातल के बीच में जो संबंध है, उनका जो अध्ययन कर रहे हैं वही मानव भूगोल है। इसी प्रकार से दूसरे भूगोल वेता थे एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये भी परिभाषा अपने को महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है। इसके बाद में अगले भूगोल वेता थे ब्लांस के अनुसार। देखो, इन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी थी, वह सुनिएगा क्या थी परिभाषा। पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान ही मानव भूगोल है। कहने का मतलब ये है, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक अर्थात उनके मध्य संबंधों का संश्लेषित ज्ञान ही क्या है? मानव भूगोल है। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत हम निम्न तथ्यों की जानकारी ले सकते हैं, जिनमें से पहला तथ्य है जीन ब्रूस के अनुसार भूगोल की प्रकृति
का केंद्रीय बिंदु वह स्थान है जहाँ पर मानवीय क्रियाएं संपन्न होती है, जिसमें कहाँ, कब व कैसे हुआ जैसे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। कहने का मतलब भूगोलवेत्ता जीन ब्रुन्स ने यह कहा था कि प्रकृति वह केंद्रीय बिंदु या स्थान है जहाँ मानवीय क्रियाएं संपन्न होती है, और इसमें यह कहा जाता है कि कहाँ कौन सी क्रिया कब संपन्न हुई है, उन प्रश्नों का उत्तर देने का अपन प्रयास किया जाता है। विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिकी समायोजन, प्रादेशिक संगठन का अध्ययन ही मानव भूगोल का उद्देश्य है। महत्वपूर्ण बात है। कहने का मतलब परिस्थिति समायोजन, अर्थात हम किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत जो हमारा समायोजन करते हैं या प्रादेशिक संगठन के अंतर्गत हमारा जो समायोजन करते हैं वही हमारा मानव भूगोल है। एडजस्टमेंट जिसको अपन कह सकते हैं। पारिस्थितिक समायोजन का तात्पर्य मानव द्वारा वातावरण को अपने अनुकूल बनाकर समग्र विकास प्राप्त करने से ही मानव यह विकास वातावरण के साथ अनुकूलन व रूपांतरण की क्रिया द्वारा करता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। मानव भूगोल में क्षेत्र संगठन से तात्पर्य जनसंख्या, प्रदेश व संसाधनों के उपयोग की रणनीति भी अपनाई जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये अपनी पाठ्य पुस्तक के से ही बनाए हैं और इनको बिल्कुल शॉर्ट में मैंने रखा है, जिससे आपको अनावश्यक रूप से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आगे चर्चा करते हैं। मानव भूगोल में मानव तथा वातावरण का विश्लेषण और उनके पारस्परिक क्रियाशील संबंधों का प्रादेशिक अध्ययन होता है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं मानव भूगोल में मानव तथा वातावरण का विश्लेषण और उनके पारस्परिक क्रियाशील संबंधों का प्रादेशिक अध्ययन होता है। इस विचारधारा में मानव वर्ग की स्थिति प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण और प्रादेशिक व्यवस्थापन के केंद्र में दिखाई गई है। इन्हें मानव भूगोल में त्रिक संतुलन घटक कहते हैं। जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं वो ज़रूर यहाँ से याद रखना, संतुलन के घटक क्या क्या हैं। ये क्वेश्चन अक्सर अपने से एग्जाम में पूछा जाता है, आधे नंबर में या 1 नंबर में। तो अपने को ध्यान रखना है, त्रिसंतुलन के घटक हैं। ये पहला है प्राकृतिक वातावरण, दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण और तीसरा है प्रादेशिक व्यवस्थापन। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र। देखो मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र क्या क्या है, इसके बारे में भी अपन थोड़ा सा डीपली अध्ययन कर लेते हैं। मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र व्यापक है। हेटिंगटन ने मानव भूगोल की विषय वस्तु को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया था। तो आप यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम जरूर याद रखना, जो भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है हटिंगटन, इनका नाम जरूर आप याद रखना। मानव भूगोल की विषय वस्तु को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया था इन्होंने। जो कौन कौन सी थी? पहली थी भौतिक दशाएं, तो अपने को ये भी याद रखनी है, पहली भौतिक दशाएं। इसके अंतर्गत जलवायु, उच्चावच, अपवाह प्रणाली, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। कहने का मतलब जलवायु का, अपवाह प्रणाली का, प्राकृतिक संसाधनों का भौतिक दशाओं में वर्गीकरण किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद में दूसरी जो विभाजिता भाग वो थी मानवीय अनुक्रियाएं, जिसके अंतर्गत क्या था कि मानव निर्मित लक्षण जैसे जनसंख्या, मानव बस्ती, कृषि, उद्योग, परिवहन का अध्ययन जिस पार्ट में किया जाएगा वो मानविक अनुक्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब आगे देखिए, मुख्य रूप से मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत 6 तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। अब ये 6 तथ्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला तथ्य था जो 6 तथ्यों के अंतर्गत पहला है जनसंख्या व उसकी क्षमता, जनसंख्या व उसकी क्षमता। दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, चौथा है
कर अनुक्रम, पांचवा है समायोजन तथा प्रादेशिक संगठन, और छठा है दूसरे देश प्रदेशों से संबंध। अब इसके बाद में बात करते हैं पहला जनसंख्या व उसकी समता। देखो जो 6 तथ्य थे उनमें से मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में कि मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत कितने तत्व सम्मिलित थे, नाम लिखिए। तो 6 तत्व थे, जनसंख्या व उसकी क्षमता, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, समायोजन तथा प्रादेशिक संगठन और दूसरे प्रदेशों के संबंध। अब इन 6 तत्वों के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें से भी सबसे पहला आया अपने पास में जनसंख्या व उसकी क्षमता। अब जनसंख्या व उसकी क्षमता के अंतर्गत अपने को चर्चा करनी है मानव भूगोल जनसंख्या वितरण, प्रवास, अधिवास व उनकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, जल एवं खनिज आदि का अध्ययन किया जाएगा। तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, इसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव निर्मित लक्षण जैसे जनसंख्या, मानव बस्तियां, कृषि, विनिर्माण, उद्योग, परिवहन का अध्ययन आदि किया जाएगा। चौथा बिंदु है अनुक्रम। अनुक्रम के अंतर्गत है समय के साथ मानव व पर्यावरण के बीच बदलते अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद में देखिए समायोजन व प्रादेशिक संगठन जो 5वें नंबर का है, इसमें भी 2 पार्ट किए जाते हैं। जिस देखिए पहला है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और दूसरा है भविष्य के परिप्रेक्ष्य में। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के लिए क्या कहा है, पृथ्वी तल पर मानव द्वारा संपादित विभिन्न क्रियाओं व उनमें विभिन्नताओं के कारण का अध्ययन करने के साथ ही उपलब्ध संसाधनों का सामाजिक के विभिन्न वर्गों में वितरण, उपयोग व संरक्षण करना मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र है। और दूसरा है संसाधनों के अतिदोहन। अतिदोहन का मतलब है ज़्यादा उनका उपयोग करना, है ना, के कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण वातावरण अविनियमित, पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई है। अतः संतुलित विकास के लिए वातावरण नियोजन मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में इसका अंतिम जो छठा बिंदु है उसके बारे में देखते हैं, जिसमें कहा गया है अन्य प्रदेशों से संबंधित। इसके अंतर्गत मानव का पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अगला बिंदु है हमारा इस चैप्टर का मानव भूगोल का विकास। देखो मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ और किन सदियों के अंतर्गत हुआ उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मानव भूगोल का विधिवत विषय के रूप में विकास एवं अध्ययन 19वीं सदी में आरंभ हुआ, जब जर्मन भूगोलवेता, ध्यान रखना यहाँ से ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जर्मन भूगोलवेता कौन थे, रेटजेल। तो इनकी पुस्तक जिसके अंतर्गत अपने से कहा है एंथ्रोपोजियोग्राफी का प्रकाशन, ध्यान रखना एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो इस पुस्तक का नाम आप याद रखना, जिसका प्रकाशन 2 खंडों में हुआ था 1881 और 1891 में। क्योंकि जर्मनी के बाद फ्रांस, इंग्लैंड व अमेरिका में मानव भूगोल की नवीन विचारधाराओं का विकास होने लग गया था, तो ये अपने को मानव भूगोल के विकास के बारे में ध्यान रखना है। अब देखिए मानव भूगोल के विकास की अवधि को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहली अवधि के रूप में जो बांटा गया है वह था प्राचीन काल। अब प्राचीन काल के अंतर्गत अपन क्या कह सकते हैं, वह आप समझ सकते हो कि 7वीं शताब्दी का जो समय था वो प्राचीन काल के अंतर है, और मध्यकाल का है 8वीं से 18वीं सदी, और आधुनिक काल का है 18वीं से वर्तमान तक का। अब देखो प्राचीन काल के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में मानव पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव था। लोग सूर्य, अग्नि, जल, वायु आदि को देवता मानकर उनकी पूजा भी करते थे। थैलस व एनिक्मेंडर प्रथम मानचित्र निर्माता थे। ये ध्यान रखना, प्रथम मानचित्र निर्माता कौन थे, एनिक्मेंडर, है ना।
तो इसका भी अलेक्जेंडर भी बोलते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा का आपको ध्यान रखना है यहाँ से। ने जलवायु का मानव पर प्रभाव का वर्णन किया। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में यूरोप व एशिया के निवासियों की तुलना करते हुए बताया कि ठंडे प्रदेशों यूरोप के लोग बहादुर लेकिन चिंतन में कमज़ोर, जबकि गर्म प्रदेशों के एशिया के निवासी वीर व चिंतनशील भी होते हैं। ऐसा प्राचीन काल के बारे में इसमें समझाया गया था। देखो यहाँ पे भूगोलवेता जो हेरोडोटस थे उन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। हेरोडोटस ने गुमकड़ जाति व स्थायी कृषक जाति के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। हिक्केटियस ने अपनी पुस्तक जेस पीरियड्स ब्रह्मांड में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया। इस कारण इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखना, हिक्केटियस को क्या कहते हैं अपन, भूगोल का जनक। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रखना यहाँ पे प्रिय दोस्तों, भूगोल का जनक किसको कहा गया, हिक्केटियस को। देखिए अब अपन दूसरे बिंदु की चर्चा करते हैं। मध्यकाल। 8वीं सदी में अरब भूगोलवेताओं ने प्रादेशिक भूगोल को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ता कोलंबस, वास्को डी गामा आदि ने नए देशों का पता लगाया। इस काल में नए प्रदेशों की खोज व प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा। प्रदेशों का वर्णन ये मानकर सभी प्रदेश पृथ्वी के ही एक भाग है ऐसा माना जाता था मध्यकाल के अंतर्गत, और इस तरह से वर्णन किया गया। 17वीं शताब्दी के अंतर्गत 17वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान कुल्लू वेरियस ने पुस्तक विश्व भूगोल में संसार के देशों का प्रादेशिक वर्णन किया। वारिनियस ने भूगोल में नवीन सिद्धांतों का पहली बार समायोजन किया। वो भूगोल को सामान्य व विशिष्ट भूगोल में विभाजित किया। इसे भूगोल में द्विभागीकरण भी कहते हैं। ये भूगोल की कौन सी क्रिया कहलाती है, द्विभागीकरण क्रिया कहलाती है। तो आप आसानी से याद रख सकते हो। अब हम इसके तीसरे बिंदु की चर्चा कर रहे हैं, और तीसरे बिंदु के अंतर्गत अपने से क्या कहा गया है वह देखिए, समझने का प्रयास करना। आप देखो मैं आपको जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि शॉर्ट में आप इनको सबका रीडिंग कर सको, सुन सको, देख सको, तो वह प्रक्रिया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ। आधुनिक काल में भूगोल को विकसित करने में 4 क्षेत्रीय विचारधाराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनमें से पहली थी जर्मन स्कूल जो ऑफ जियोग्राफी जर्मन विचारधारा, फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोग्राफी फ्रांसीसी विचारधारा, अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी और ब्रिटिश स्कूल ऑफ जियोग्राफी। तो इन चारों महत्वपूर्ण विचारधाराओं का योगदान रहा है, जिनमें से पहली थी जर्मन विचारधारा। जर्मन भूगोलवेता भूगोल का सर्वाधिक विकास किया। वो भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित किया। जर्मन विचारधारा में प्रकृति को मानव से अधिक शक्तिशाली माना गया है। अर्थात जर्मन विचारधारा में क्या माना गया है, प्रकृति को मानव से अधिक शक्तिशाली, जिसे नियतिवाद अवधारणा कहा गया। प्रमुख जर्मन भूगोलवेता हम्बोल्ट, रिटर, प्रोवेल, रेटजेल थे। तो ये ध्यान रखना, जर्मन भूगोलवेताओं के भी नाम अक्सर अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा जर्मन भूगोलवेता नहीं है। तो आप ध्यान रखना, हम्बोल्ट, रिटर, प्रोवेल, रेटजेल ये जर्मन भूगोलवेता थे। अब इसके बाद में देखिए अगला जो बिंदु था वह थी फ्रांसीसी विचारधारा। अब फ्रांसीसी विचारधारा के अंतर्गत आपको मैं बता दूं कि जर्मनी के बाद मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास फ्रांस में ही हुआ था, और प्रमुख फ्रांसीसी भूगोलवेताओं में ब्लांस, ब्रूस, फ्रेबे प्रमुख थे। फ्रांसीसी विचारधारा में मानव को प्रकृति से अधिक शक्तिशाली माना गया, जिसे संभववादी विचारधारा कहते हैं। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेब ने किया था, फ्रेबे के द्वारा किया गया, जबकि ब्लांस को संभववाद का जनक कहते हैं। ध्यान रखना, संभववाद का जनक ब्लांस, डी ब्लांस। तो ये ध्यान रख लेना, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आधे नंबर में, ठीक है ना। डी ब्लांस को संभववाद का जनक कहते हैं। अब तीसरी है अमेरिकी व ब्रिटिश विचारधारा। इस विचारधारा के प्रमुख भूगोलवेता
सैम्पल, हटिंगटन, इस्सा बोमेन, कार्ल सावर, ग्रिफ्थ टेलर, हर्बर्टसन, मैकिंडर प्रमुख थे। ग्रिफ्थ टेलर ने अपनी पुस्तक 20वीं शताब्दी में भूगोल में नवनिश्चितवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे रुको और जाओ के नाम से जाना गया। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, रुको और जाओ किस पुस्तक की विचारधारा का प्रतिपादक था। तो ये 20वीं शताब्दी की पुस्तक थी ग्रिफ्थ टेलर की, जिसमें ये कहा गया था कि रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा में मानव प्रकृति के बीच सामंजस्य जैसे पर बल दिया गया। 1930 के दशक में मानव भूगोल की अनेक उपशाखाओं का विकास हुआ, जिसमें प्रमुख है सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल व सामाजिक भूगोल। 1950 के दशक में भूगोल में दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभुत्व रहा, जिसमें निम्न महत्वपूर्ण प्रमुख है, तो उनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे, जिनमें से मात्रात्मक क्रांति, मानव कल्याण, मानवतावादी विचारधारा, क्रांतिकारी रेडिकल विचारधारा और व्यवहारिकवादी विचारधारा। अब इसमें मात्रात्मक क्रांति की अपन चर्चा करते हैं। भूगोल में सांख्यिकी व गणित तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तन को मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। ये इतना सा आप ध्यान रख लेना। और 1963 में बर्टन ने इस मात्रात्मक क्रांति का विचार रखा था या सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ से इसके बाद में देखिए, दूसरा बिंदु है अपने पास में क्रांतिकारी उग्र सुधारवादी विचारधारा। इसमें क्या कहा गया कि भूगोल में क्रांतिकारी विचारधारा का विकास 1970 में मात्रात्मक क्रांति के प्रतिस्वरूप हुआ, जिसमें सुधारवादी गुणात्मक शोध पर्यावरण संबंधी प्रयास किए गए। ये विचार मार्क्सवादी सिद्धांतों पर प्रभावित थी, जिसकी निर्धनता जैसी सामाजिक समस्याओं का तत्काल निराकरण चाहते हैं। रेडिकल विचारधारा के विकास में डेविड हार्वे, आर पिट व एंटीपोड। इसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पे अगली है जो है व्यवहारवादी उपचारक विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के निर्णय मानसिक मानचित्र पर आधारित होते हैं। मानसिक मानचित्र अवधारणा 1966 में पीटर गोल्ड द्वारा प्रस्तुत की गई। इस विचारधारा के अनुसार भूगोलवेत्ता पर्यावरण की मानसिक इमेज बनाता है और निर्णय भी करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधों का प्रयोग करता है। अब आगे देखिए, इस चैप्टर की लास्ट लाइन है मानवतावादी विचारधारा, जिसके अंतर्गत मानवतावादी विचारधारा का विकास तुआन व कर्क द्वारा 1970 में किया गया। इस विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से संबंधित है। दोस्तों, ये आपका पहला चैप्टर था, जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया आपको। और अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मैंने आपके साथ में इसको पहुंचाने का अच्छा प्रयास किया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और मैं आपको इस तरह के वीडियो भेजता रहूं।